नमस्कार विद्यार्थियों। संज्ञा प्रकरण की क्लासों को अपन पढ़ रहे हैं और आज की जो क्लास है उस आज की क्लास में महत्वपूर्ण जो संज्ञाएं हैं इसमें हो सकता है संहिता संज्ञा है, संहिता संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा है, पद संज्ञा है, इसमें संयोग संज्ञा है। इन सारी संज्ञाओं के बारे में आज की क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है इनके प्रश्न जो हैं वह रीट भर्ती परीक्षा सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इन सारे पाठ्यक्रमों में ये हमारे सिलेबस में भी हैं और वास्तव में इनके जब प्रश्न देखोगे तो एकदम सरल से प्रश्न आते हैं। देखिए, चयन सिलेक्शन का आधार आप देखेंगे जब तैयारी करते हैं तब एक रणनीति के साथ में तैयारी की जाती है और उसमें किस यूनिट में हमें कितने नंबर कवर करके चलना है और किस यूनिट में कम मेहनत के माध्यम से हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, ये सारी चीजें भी देखनी होती हैं, तभी हम सिलेक्शन अपना ले पाते हैं। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने भी सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और अभी हाल ही असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सारे एग्जाम्स को मैंने पास किया है और उस पोस्ट को लिया है, तो एक सारी जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते थे तब अपन आप जैसे आपने तैयारी की है वैसे मैंने भी की है, तो अपन एक रणनीति के साथ में सिलेबस को सामने रखते हैं और उसमें से सारे सिलेबस में से ऐसे टॉपिक जिनके लिए हम श्योर होते हैं कि इसमें से मेरे इस पॉइंट में या इस सिलेबस में मेरे पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए, और वो चीज जो है वो ये संज्ञा प्रकरण है। संज्ञा प्रकरण एक ऐसा टॉपिक है या पाठ्यक्रम का ऐसा विषय है जिसमें से मैं कहना चाहूंगा कि आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर लाने की आप भी प्रयास कीजिएगा और मैं भी मेरी तरफ से प्रयास करूंगा जितनी आप लोगों की हेल्प कर पाते हैं। चलिए संज्ञा प्रकरण को प्रारंभ करते हैं और इसका सबसे पहला जो है वह है संहिता संज्ञा। पहली जो संज्ञा की बात करते हैं वह है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा जो है का दूसरा नाम जो अपर नाम कह सकते हैं वह है प्रत्याहार। क्या कहते हैं? प्रत्याहार कह सकते हैं। संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा का अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है वह है प्रत्याहार। क्या है इसका अपर नाम जो है वह क्या है? प्रत्याहार। देखिए, कोई भी भाषा जो होती है वह जितनी लघुता को लिए हुए होती है वह उतनी अच्छी मानी जाती है। और पाणिनि जो थे पाणिनि ने क्या किया था? प्रत्याहार के माध्यम से संस्कृत भाषा को संक्षिप्त करने का प्रयास किया था और प्रत्याहार की व्युत्पत्ति जो है वह है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वा अनेन सपत् प्रत्याहार। ये प्रत्याहार की डेफिनेशन है कि जिसके माध्यम से शब्दों का, वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है उसको प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ देखें तो वह है शब्दी संक्षिप्तीकरण। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वह है संक्षिप्तीकरण। और संक्षिप्तीकरण का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार का प्रयोजन क्या है? तो प्रत्याहार का जो प्रयोजन है वह है शास्त्र लाघव। जो है वह प्रत्याहार का प्रयोजन क्या है? तो शास्त्र लाघव मतलब जो शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, उसकी लघुता को सिद्ध करना ही प्रत्याहार का प्रयोजन है। ठीक है, तो ये प्रत्याहार से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रत्याहार का जो अपर नाम है उसको संहिता संज्ञा कहते हैं। संहिता संज्ञा जो है उसका जो दूसरा नाम वो प्रत्याहार कह सकते हैं। प्रत्याहार का काम क्या है? तो संक्षिप्तीकरण करना शब्दों या वर्णों या व्याकरण शास्त्र को, और यही काम जो है वह प्रत्याहार का है। और प्रत्याहार का सिद्धि प्रयोजन क्या है? तो शास्त्र लाघव जो है वह इसकी सिद्धि कही गई है। तो अब संहिता संज्ञा विधायक जो सूत्र है उसकी अपन बात करते हैं कि इसका विधायक सूत्र क्या है। तो कहा है आदिरंतेन संहिता। क्या कहा है?
आदि रंतेन संहिता। ये जो है वह संहिता संज्ञा या प्रत्याहार विधायक सूत्र है कि आदि ही अंत्येन संहिता। ये जो है वह इसका विधायक सूत्र है और इसकी व्युत्पत्ति क्या है? तो अंत्येन इता सह, इसकी जो व्युत्पत्ति है अंत्येन इता सह आदि मध्यगानाम स्वस्य संज्ञा स्यात्। ये जो है वह इसकी वृत्ति में लिखा हुआ है कि अंतेन इतः, मतलब जो माहेश्वरी सूत्र हैं उन माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, ठीक है, जो अंतिम इत वर्ण, इत संज्ञक वर्ण है उसके साथ में ही जो आदि का वर्ण है, उस समस्त आदि और अंत इन दोनों वर्णों के बीच के जो मध्य हैं, मध्य के जो वर्ण हैं, इन समस्त वर्णों की जो है वह संहिता संज्ञा होती है। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे माहेश्वरी सूत्र को लिखता हूं, ऐ उण रिल रिक। इस चीज को समझना क्योंकि ये जो है वह संस्कृत का जो समस्त व्याकरण है वह इसी पे डिपेंड है, और ये समझ में नहीं आएगा तो ऐ औंग ऐ औच, ऐ औंग ऐ औच हर हय वरट लण यमगणनम सभये खडधश अफ छ थ चटतौ कपय चस सर और हल। ये 14, 3 और 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12 और 13, इसमें से एक सूत्र ऐ ओन रिल रिक ऐ ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभय गणदश, जब गणदश यहां बीच में आएगा, वह आएगा जब गणदश, हफ छटत छटतव कपय शससर हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं और 14 माहेश्वरी सूत्र के इनको इनके 14 माहेश्वरी सूत्रों को आधार बना करके पाणिनि ने प्रत्याहार बनाए। क्या बनाए? प्रत्याहार। और प्रत्याहार बनाने का रीजन ये था कि संस्कृत व्याकरण को किसी न किसी प्रकार से संक्षिप्तीकरण उसका किया जाए। अब यहां पर संहिता संज्ञा कहते किसको है? तो अंत्येन इतः, इस ऐ ऊण आदि जो सूत्र है 14 माहेश्वरी सूत्र, इनका जो अंतिम वर्ण है, प्रत्येक अंतिम हल वर्ण, ये सारे जो हैं वह अंतिम हल वर्ण है। तो ये अंतिम हल वर्ण है वह इत संज्ञक कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? इत संज्ञक कहे गए। विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि अंत्येन इतः, जो इस 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का अंतिम वर्ण जो है वह इत संज्ञक है। उस इत संज्ञक वर्ण के साथ में आदि मध्यगाना, उस आदि का और उसके बीच में आने वाले समस्त वर्णों का जो संज्ञा होगी वह संहिता संज्ञा होगी या वह प्रत्याहार संज्ञा होगी। जैसे यहां पर लिखते हैं अपन, वह लिखते हैं, जैसे लिखे हैं अच प्रत्याहार। क्या लिखें? अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में देखिए ये अंत्यहित जो संज्ञक प्रत्यय शब्द है वो ये हो गया। अंत्यहित संज्ञक प्रत्यय शब्द के साथ में आदि शब्द, आदि मने आदि का शब्द ये है, अ हो गया, और आदि और अंत इन दोनों वर्णों के साथ में और इनके बीच में जो आने वाले शब्द हैं, वर्ण हैं, इन सब की जो संज्ञा होगी वह प्रत्याहार संज्ञा।
ठीक है, इन सबकी जो संज्ञा होगी वह क्या संज्ञा होगी? संहिता संज्ञा होगी। अब इसमें अच प्रत्याहार में किन किन वर्णों को लेंगे अपन? तो अ को लेंगे, ये, ई, उ, री, री, ए, औंग, ऐ, औच, मतलब समस्त जो स्वर है उनको अच प्रत्याहार के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, किसी भी प्रत्याहार में जो ईत संज्ञक वर्ण होते हैं, तो ईत संज्ञक वर्ण होते हैं उनको नहीं शामिल करते हैं। ये चीज याद रख लेना, प्रत्याहारों में ईत संज्ञक जो भी वर्ण होते हैं उन ईत संज्ञक वर्णों को शामिल नहीं करते हैं। तो यहां पर जो ये हलंत ण है वह ईत संज्ञक है, क ईत संज्ञक है, ड है वह ईत संज्ञक है, ग ईत संज्ञक है, च ईत संज्ञक है। तो इन ईत संज्ञक वर्णों को इसके अंदर प्रत्याहारों के अंदर शामिल नहीं करते हैं। जैसे कि हल, अल, अल प्रत्याहार, तो अल प्रत्याहार के अंदर समस्त संस्कृत की वर्णमाला आएगी। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो यहां से लगा करके यहां तक समस्त वर्ण आएंगे, लेकिन उसमें जो ईत संज्ञक ये जो वर्ण है ना, सभी सूत्रों के अंतिम हलंत जो वर्ण है, ये जो है वह इसके अंदर अल प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसलिए संहिता संज्ञा किसकी होती है? तो हमें पता होना चाहिए कि आदि मतलब ईत संज्ञक वर्ण और ईत संज्ञक के साथ में जो आदि का वर्ण है, उन दोनों के बीच में आने वाले जितने भी वर्ण हैं, इन सब की जो संज्ञा होगी वह कौन सी संज्ञा होगी? तो उनकी सबकी संहिता संज्ञा या प्रत्याहार संज्ञा होती है। और इसका प्रयोजन क्या है? तो संक्षिप्तीकरण जो है वह इसका प्रयोजन था। शास्त्र लाघव शास्त्र, व्याकरण शास्त्र जो है उसको लघुता, उसको शॉर्ट में लिखने का जो प्रयोजन है वह ही इस संहिता का प्रयोजन है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब एक बात, एक चीज और देखते हैं। एक दो चीजें हैं, एक तो है अण प्रत्याहार और दूसरा प्रत्याहार है वह है इण प्रत्याहार। एक तो है अण प्रत्याहार और दूसरा जो प्रत्याहार है वह है इण प्रत्याहार। अब इन दोनों प्रत्याहारों के लिए एक कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, और वह यह है कि हमें इन प्रत्याहार में जब भी पूछे अण प्रत्याहार के बारे में, तब हमें कहां तक वर्णों को लेना है? सिर्फ अ से लगा करके ण, ये अण प्रत्याहार हो गया, तो अ, ई, उ, ये तीन वर्ण लेने हैं, या फिर अ से लगा करके ण कहां तक आता है? यहां तक आ रहा है ना। तो अ से लगा करके ण यहां आ रहा है, तो अण प्रत्याहार में इन समस्त वर्णों को लेना है ना। ये कंफ्यूजन हो सकता है। इन प्रत्याहार की बात करें तो इन प्रत्याहार में ई, उ, ये इन प्रत्याहार हो गया, ई और ण, मतलब ई और उ दो वर्ण हो गए, इनको लेना है इन प्रत्याहार में, या यहां से लगा करके यहां तक के वर्णों को लेना है? कंफ्यूजन है। तो इसको यहां पर पाणिनि ने एकदम साफ क्लियर किया है कि जब अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययस्य, इस सूत्र की बात करें अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययस्य, जब इस सूत्र की बात करते हैं तब जो है वह अण प्रत्याहार में जो वर्णों की बात करेंगे वो यहां तक की बात करेंगे। लकार उत्तरवर्ती जो णकार है वहां तक के जो वर्ण है वह सब इसमें शामिल होंगे। जब अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययस्य की बात करेंगे तब, ठीक है, ये क्लियर। लेकिन जब इस सूत्र के अलावा कहीं पर अण प्रत्याहार का प्रयोग होगा तब वहां पर सिर्फ अ, ई और उ, इन तीन वर्णों को ही वहां पर हमें शामिल करना है। एकदम क्लियर। जब अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से इस सूत्र की बात करेंगे तब जो है वह यहां से लगा करके, अ से लगा करके लकारोत्तरवर्ती जो णकार है वहां तक के शब्दों को, वर्णों को शामिल करते हैं। लेकिन इस प्रत्यय के अलावा उरण रपरत्व इधर और ढ्र लोपे पूर्वस्य, इन सारे सूत्रों में जो बात करेंगे वह यहां से लगा करके इन तीन वर्णों की ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये अण प्रत्याहार क्लियर हो गया कि कहां पर अण प्रत्याहार को कौन कौन से वर्णों को लेना है।
इस सूत्र की बात करें तो ये सारे शब्द वर्णों को लेना है, और इसके अलावा किसी सूत्रों की बात करें तो वहां पर 3 वर्णों को ही लेना है। ठीक है, इन प्रत्याहार की बात करें तो इन प्रत्याहार में हमें इन ई, उ और ण, ई उ इनको ही नहीं लेना है, अपितु यहां से लगा करके जो णकारोत्तरवर्ती लकार है यहां तक के समस्त वर्णों को यहां पर हमें लेना है। ठीक है, इसलिए इन प्रत्याहार में ध्यान रखना, इन प्रत्याहार में कितने वर्ण होते पूछ ले तो आप ये नहीं समझे कि 2 ही वर्ण होते, अपितु इन प्रत्याहार में यहां से लगा करके लकारोत्तरवर्ती जो णकार है वहां तक की बात हमें करनी है। ठीक है, अण प्रत्यय और ईण प्रत्यय दोनों को क्लियर कर दिया है कि इनमें पूछ ले वर्णों के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से की बात करेंगे तो अ से लगा करके लकार उत्तरवर्ती नकार तक की बात होगी, और ईण प्रत्याहार की बात करेंगे तो यहां से लगा करके वो लण जो सूत्र है वहां तक की बात होगी। ठीक है, ये बात हो गई जो है वह है प्रत्याहार जो है संहिता संज्ञा है उसकी बात की। अब बात करते हैं कि इसमें अब बात करते हैं कि इन प्रत्याहार जो है, इन प्रत्याहारों में जो ऐसे कितने वर्ण हैं, ऐसे कितने वर्ण हैं जिनकी ईत संज्ञा करने के बाद सबसे ज्यादा प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। तो ऐसे 2 वर्ण हैं, एक तो श और एक है ल, एक तो है श और एक ल। सबसे ज्यादा श और ल इन 2 शब्दों की ईत संज्ञा करने के बाद 6 प्रत्याहारों की सिद्धि होती है, अर्थात श और ल इन दोनों की ईत संज्ञा करने के बाद इनकी ईत संज्ञा के बाद 6 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। क्लियर यहां तक? अब प्रत्याहार है कितने, इसकी संख्या के बारे में भी विभिन्न विद्वानों के अंदर मतभेद है। तो प्रत्याहारों की संख्या के बारे में जो बात करें तो प्रत्याहार की संख्या की बात करें तो प्रत्याहार कुछ विद्वान हैं, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी, किसकी बात करें, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर प्रत्याहार की बात करें तो इनके अनुसार जो प्रत्याहार हैं वह 42 प्रत्याहार हैं। कितने हैं? 42 प्रत्याहार है। दूसरी एक चीज और मैं बताऊंगा वह यह है कि इन सारे ऐ ऊण आदि प्रत्यय आप देखोगे तो प्रत्येक प्रत्याहार का जो निर्माण है वह अंत जो हलंत ईद संज्ञक वर्ण है उनके मेल से ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है। एक बार फिर देखेंगे कि सारे प्रत्याहारों का निर्माण जो है वह अंतिम हलंत ईत संज्ञक जो वर्ण है इनके योग से ही होता है, लेकिन जो लण सूत्र है इस लण में मिला हुआ लकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसकी ईत संज्ञा करने के बाद एक र प्रत्याहार की सिद्धि होती है। किसकी सिद्धि होती है? र प्रत्याहार की सिद्धि होती है। और एक ये मात्र अपवाद है जिसमें इन सारे सूत्रों में तो हलंत जो वर्ण है ईत संज्ञक उनकी ईत संज्ञा होने के बाद प्रत्याहारों की सिद्धि हो रही है, हल और हल है, व्यंजन है, लेकिन ये ल में मिला हुआ जो अ है स्वर है और उस स्वर की उपदेश जनुनासिक ईत सूत्र के द्वारा ईत संज्ञा होती है और ईत संज्ञा होने के बाद र प्रत्याहार बनता है। और र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हलंत र और हरंत ल जो है ये 2 वर्ण जो हैं वह इस र प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और लकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसकी ईत संज्ञा का प्रयोजन क्या है? तो र प्रत्याहार की सिद्धि को करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन कि लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार जो प्रत्यय है वह कितने हैं? तो 42 प्रत्याहार माने गए हैं। लेकिन सिद्धांत कौमुदी की बात करें, किसकी बात करें? सिद्धांत कौमुदी। तो सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो सिद्धांत कौमुदी में जो प्रत्याहार माने गए हैं वह प्रत्याहार माने गए हैं 44 प्रत्याहार माने गए। कितने माने गए हैं? 44 प्रत्याहार माने गए हैं। कौन से प्रत्याहार इन्होंने माने ज्यादा हैं या इनके मत में वो प्रत्याहार हैं? तो एक तो है र प्रत्याहार और दूसरा जो है वह है यम प्रत्याहार।
ये जो दो प्रत्याहार हैं वो लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं माने गए हैं। र प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उसमें एक तो हलंत र और दूसरा आता है ल, ये दो र प्रत्याहार में आते हैं। और यम प्रत्याहार की बात करें तो य, म, ग, ण और न, ये जो वर्ण है वह यम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इन दोनों प्रत्याहारों की सिद्धि जो है वह सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होती है। और भट्टोजी दीक्षित जो है उनके मत में इन दो प्रत्याहारों को अलग से माना गया है। तो परीक्षा में हमें क्या करना है, तो परीक्षा में एकदम क्लियर प्रश्न पूछा जाएगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या क्या है, तो 42 प्रत्याहार है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है पूछे तो 44 प्रत्याहार हैं। और अगर सामान्य से पूछ ले कि संस्कृत भाषा में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है तो 42 है, ये आपको पता होना चाहिए। एक साथ दोनों जो विकल्प, दोनों ऑप्शन है वह आपको वहां पर विकल्प के रूप में नहीं मिलेंगे। अगर फिर भी मिल जाए तब आपको 42 प्रत्याहार जो है उन्हीं को आपको टिक लगाना है, उसी को चूज करना है। यहां तक क्लियर? प्रत्याहार जो है वह कितने हैं, कौन कौन से हैं, और ये सारी चीजें अपन ने यहां पर देख ली। ठीक है, तो प्रत्याहारों का निर्माण किससे होता है, तो आदि का अंत का जो इस संज्ञक वर्ण है उसके साथ में ही जो आदि का वर्ण है उस दोनों के बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वह उन सारे वर्णों की जो है वह संहिता संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है। और संहिता का अपर नाम जो है वह प्रत्याहार है। प्रत्याहार का प्रयोजन वह है, वह संक्षिप्तीकरण करने के लिए इनका जो है वह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्याहार जो है वह कितने हैं इस चीज को भी हमने यहां पर देखा। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो सूत्र है उसकी बात करते हैं, और वह जो है वह है सवर्ण संज्ञा। इसकी बात करें, सवर्ण संज्ञा। जब हमने इससे पहले की क्लासों में जब पढ़ा था, हमने जब इससे पहले वाली क्लासों में पढ़ा था तब मैंने बोला था कि प्रयत्न जो पढ़े थे अपन ने, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, और 5 प्रकार के लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, ये चीज भी पता होनी चाहिए। और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो 4 प्रकार के प्रयत्न कहे गए थे। ठीक है, वो चीज वहां पर हो गई। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं, वो चीज भी हो गई थी। और वहां पर आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न को क्यों बनाया गया, तो उसका प्रयोजन सवर्ण संज्ञा के लिए वहां पर किया गया था। और सवर्ण संज्ञा किस सूत्र के माध्यम से होती है, तो कहा गया है कि तुल्यस्या प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यस्या प्रयत्नम, तुल्यस्या प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यस्या प्रयत्नम सवर्णम। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात आस्य मने जिसके तालुवादी जो उच्चारण स्थान है, तालवादी उच्चारण स्थानम, प्रयत्नम आभ्यंतर प्रयत्नम च यस्य येन तुल्यम इथ, तुल्यम मिथ, अर्थात जिसके जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक समान हैं, उनकी जो संज्ञा होगी वह कौन सी संज्ञा होगी, तो सवर्ण संज्ञा होगी। जिनके, इसका अर्थ लिखें, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है, ये चीज याद रखना, आभ्यंतर प्रयत्न समान है। इनके आभ्यंतर प्रयत्न समान है, उनकी कौन सी संज्ञा होती है, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। और जो इसमें उच्चारण स्थानों को देखा जाता है और प्रयत्नों में भी आभ्यंतर प्रयत्नों को देखा जाता है।
जब आभ्यंतर प्रयत्न भी समान नहीं होते हैं तब आंतरतम्य परीक्षा के माध्यम से बाह्य प्रयत्नों के आधार पर उनकी सवर्ण संज्ञा का निर्धारण किया जाता है। आंतरतम्य परीक्षा क्या है, एक बार फिर सुनिएगा कि जब आभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर सवर्ण संज्ञा का निर्धारण नहीं किया जाता है, उस समय बाह्य प्रयत्नों के आधार पर सवर्ण संज्ञा का निर्धारण जब किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आंतरतम्य परीक्षा कही जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं वर्ण लिखता हूं, जैसे कि अ और आ, अ और आ, और लिखूं उ या उ। अब देखिए ये आपस में सवर्ण संज्ञक हैं या नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ और आ का उच्चारण स्थान जो है वह अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, ये हो गया। अब इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है वह क्या है, विव्रत स्वराणाम, अर्थात इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का है वह कैसा है, क्योंकि स्वर है, अ और आ दोनों क्या है, स्वर है, और स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वह कैसा है, तो विव्रत कहा गया है। इसलिए इन दोनों का मतलब इनके उच्चारण स्थान भी समान है और इनका आभ्यंतर प्रयत्न भी समान होने के कारण ये आपस में सवर्ण संज्ञक है। ठीक है, अब यहां पर ऊ की बात करें, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान उपपद मानिया नाम ओष्ठो, ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है और ये दोनों स्वर हैं तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या है, विव्रत। ठीक है, और विव्रत होने के कारण मतलब इनका आभ्यंतर उच्चारण स्थान और ये आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होने के कारण ये जो हैं वह सवर्ण संज्ञक वर्ण कहे गए हैं। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात, जो समान वर्ण है मतलब अ आ ई उ री री, ये जो समान सजातीय जो स्वर हैं वह आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। नियम से जो सजातीय स्वर है वह नियम से सवर्ण संज्ञक होते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि ए और ऐ, ओ और औ, ए और ऐ, ओ और औ, इनका देखिए उच्चारण स्थान देखेंगे आप तो एदई तो कंठ तालु, एदई तो कंठ तालु और औदौ तो कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ। अब इनका उच्चारण स्थान ए और ऐ का उच्चारण स्थान समान है और इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वह भी कैसा होगा, विव्रत स्वराणाम, अर्थात जो स्वर होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है, तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न भी विव्रत है और उनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, इनका भी आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होगा। कैसा होगा, विव्रत होगा। लेकिन ये इनकी ए और ऐ, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान समान है, आभ्यंतर प्रयत्न समान है दोनों का, फिर भी ये सवर्ण संज्ञक नहीं है, सवर्ण संज्ञक नहीं है। इस चीज को याद रख लेना, ए और ऐ, बाकी के जो अ आ है, उ है, ई है, ये आपस में सजातीय स्वर हैं, सवर्ण संज्ञक हैं, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है। लेकिन ए और ऐ, ओ और औ, इनके उच्चारण स्थान समान है, इनका आभ्यंतर प्रयत्न समान है, फिर भी ये आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं है। इस चीज को आप अच्छी तरह से याद कर लें। क्लियर। अगली बात एक इंपॉर्टेंट, वह यह है कि वर्गीय व्यंजन जो भी होता है, वर्गीय व्यंजन जैसे क वर्ग, प वर्ग, क वर्ग,
तो ऐसे वर्गीय व्यंजन, तो एक ही वर्ग के अगर व्यंजनों जो होते हैं वह आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे पूछ लें क या ग, ये सवर्ण संज्ञक है, तो ये सवर्ण संज्ञक नियम से होंगे। देखिए क्यों? क्योंकि क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान जो है वह है कंठ है। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है। इनके आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो ईषद स्पृष्ट, इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वह क्या होगा? स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम, अर्थात इनका जो प्रयत्न होगा, अभ्यंतर प्रयत्न, वह कैसा होगा? दोनों का स्पष्ट होगा। इसलिए ये आपस में सवर्ण संज्ञक हैं। क्या है? सवर्ण संज्ञक ये आपस में है। तो याद रखना कि वर्गीय व्यंजन लेकिन समान वर्ग का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क और प का पूछ ले और आप वहां पर, मेरी बात को ध्यान से सुनो नहीं, और सर ने तो बोला था कि वर्गीय व्यंजन जो भी होंगे वो आपस में सवर्ण संज्ञक होंगे। नहीं, दोनों वर्ण एक ही वर्ग के होने चाहिए। दोनों वर्ण एक ही वर्ग के होने चाहिए, और दोनों वर्ण एक ही वर्ग के होंगे तो वह आपस में सवर्ण संज्ञक नियम से होंगे। क्लियर? चलिए, तो ये यहां पर ये वर्गीय व्यंजन आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। ठीक है। अब एक और बात वह इंपॉर्टेंट है, और वह बात यह है कि अपन ने प्रयत्न जब पढ़े थे तब प्रयत्नों में क्या पढ़ा था? वह पढ़ा था, एक तो है स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद विवृत, विवृत, और पढ़ा था, वह पढ़ा था संवृत। ये पढ़ा था अपन ने, ये आभ्यंतर प्रयत्न है। ये जो है वह स्पर्श व्यंजनों का होता है, स्पर्श व्यंजन। ईषद स्पृष्ट जो होता है वह अंतस्थों का होता है। ईषद विवृत जो होता है वह ऊष्म वर्णों का होता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, विवृत है वह स्वरों का होता है, और जो अ है वह प्रयोग दशा में जो होता है, प्रयोग दशा में तो ये जो होता है वह कैसा होता है? संवृत होता है। और व्याकरण की प्रक्रिया दशा में, व्याकरण की प्रक्रिया दशा में ये जो है वह कैसा होता है? तो ये जो होता है वह विवृत होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये अपन ने जो पढ़ा था वह लघु सिद्धांत के अनुसार पढ़ा था। किसके अनुसार पढ़ा था? लघु सिद्धांत के अनुसार। लेकिन जो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता है भट्टोजी दीक्षित, वह इस ईषद विवृत को जो है आभ्यंतर प्रयोजन नहीं मान करके वह ऊष्म वर्णों का इसमें विवृत में ही शामिल कर देते हैं। इसलिए एक सूत्र इसका निषेध करने के लिए, सवर्ण संज्ञा का निषेध करने के लिए आ गया है, और वह है ना झलो। वह सूत्र है ना झलो। ये सूत्र ये कहता है कि हल, क्या कहता है? हल तथा स्वर वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ये सूत्र क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अच मतलब स्वर और हल, ठीक है, हल मने ये व्यंजन होता है। क्या होता है इसका मतलब? व्यंजन। कि व्यंजन और स्वरों की जो है वह आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो एकदम क्लियर है, ठीक है, लेकिन भट्टोजी के मत को स्पष्ट करने के लिए वार्तिक दिया गया है ना झलो,
कि हल और मतलब व्यंजन और स्वर की अगर सवर्ण संज्ञा को पूछा जाता है परीक्षा में, तो वो यद्यपि सवर्ण संज्ञक है, किनके मत में, तो भट्टोजी दीक्षित के मत में। जैसे ई और श, ये ई और श ये आपस में सवर्ण संज्ञक है या नहीं, तो इनकी बात करें तो इनका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, इचु यशानाम तालु। ठीक है, ये तालु है। लेकिन अब इनके लघु सिद्धांत के अनुसार तो ई का जो उच्चारण ये जो है अभ्यंतर प्रयत्न वो तो विवृत है, लेकिन और ये शल श है वह ऊष्म वर्ण है, तो ईषद विवृत है। तो दोनों के अभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग होने के कारण तो वह लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो ये सवर्ण संज्ञक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अभ्यंतर प्रयत्न अलग है। लेकिन यहां पर भट्टोजी दीक्षित की बात करें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, क्या बात करें, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो सिद्धांत कौमुदी में तो ऊष्म वर्णों को विवृत माना गया है, ठीक है, और ई स्वरों को भी विवृत माना गया, इसका तो कोई सेंस है ही नहीं भट्टोजी दीक्षित के अनुसार। तो यहां पर जो है इनका उच्चारण स्थान तो तालु हो गया, और ये जो है वह अभ्यंतर प्रयत्न भी विवृत हो जाता है भट्टोजी दीक्षित के अनुसार। तो ये इनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होने के बाद भी ये जो है वह आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं है। ये चीज याद रखना। इस सूत्र का लेना देना जो है वह सिद्धांत कौमुदी से ही संबंधित है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या को 4 माना है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या को 4 माना है इन्होंने, और ऐसे 4 संख्याओं को इन्होंने माना है। तो जब स्वरों की और ऊष्म व्यंजनों की बात करें, स्वरों की और ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो वहां पर इनका अभ्यंतर प्रयत्न समान हो जाएगा। लेकिन ये जो सूत्र वह ये कहता है कि अगर स्वर और हल, स्वर और व्यंजन दोनों की उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो, तब भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर। 2-3 चीजें मैंने क्लियर करवा दी, वो चीज देख लीजिएगा। क्या क्या मैंने क्लियर करवाया है एक बार फिर देखते हैं। एक तो ये है कि सजातीय जो स्वर है, सजातीय स्वर जैसे अ, ई, उ, सी, ये जो है वह अपने सजातीय स्वरों के साथ में ही, अर्थात आ, ई, उ, री, इसके साथ में यह नियम से सवर्ण संज्ञक होते हैं। दूसरी चीज यह है कि ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है इनके उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होने के बाद भी ये सवर्ण संज्ञक नहीं है, सवर्ण संज्ञक ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है वर्गीय व्यंजन, इसके बाद क्या मैंने बताया था कि वर्गीय व्यंजन, अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के व्यंजन के साथ में, व्यंजन के साथ में सवर्ण संज्ञक होता है। क्या होता है, सवर्ण संज्ञक होता है। ठीक है, जैसे क, ख, क, ग, ख, ग, ये है वह जो है वह सवर्ण संज्ञक होते हैं। इसके बाद एक चीज और मैंने बताई है, वह ये है कि वर्गीय व्यंजन, यहां की बात हो गई। इसके बाद जो बात की थी वह मैंने ये बताई थी कि जो ए और स्वर और व्यंजन, क्या बताया था, पर और जो व्यंजन होते हैं वह आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं, सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं। ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सवर्ण संज्ञा से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी।
एक महत्वपूर्ण जो बात है वह ये है, और वह वार्तिक दिया गया था, और वह ये है रील री। वह क्या दिया गया है वार्तिक? वह वार्तिक ये दिया गया है कि रील री वर्ण्यो मिथ सावर्ण्यो वाच्यम। रील री वर्ण्यो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। ये वार्तिक ये कह रहा है कि री और री ये जो वर्ण है इनका यद्यपि उच्चारण स्थान अलग है, लेकिन फिर भी ये जो है वह सवर्ण संज्ञक वर्ण कहे गए हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और हमें पता नहीं होता। ये अपवाद जो है हम पढ़ के नहीं जाते हैं, और अपवाद ही जो है वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। रील री वर्ण्यो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। री और री जो है वह आपस में इनका उच्चारण स्थान पृथक पृथक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा और ऋतुलसानाम इसका जो उच्चारण स्थान है वह है दंत है। इन दोनों के उच्चारण स्थान पृथक पृथक होते हैं, फिर भी ये आपस में सवर्ण संज्ञक कहे गए हैं। और ये दोनों जो है वह सवर्ण संज्ञक कहने होने के कारण इनके जो भेद हैं वह 30 होते हैं। कितने होते हैं? इनके जो भेद हैं वह 30 भेद इन दोनों के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये सवर्ण संज्ञक कहे गए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। और यहां तक जो है वह जो सवर्ण संज्ञक हैं वह वर्णों की बात हो गई। एक जो बात यह है कि र और ऊष्म वर्ण, र और ऊष्म वर्ण जब होते हैं वह भी आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं। तो र और श, र वर्ण और इसके अलावा जो श वर्ण होता है, श मने ऊष्म वर्ण, सॉरी, र वर्ण और ऊष्म वर्ण होते हैं, वह भी आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं। ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। र वर्ण और र वर्ण के साथ में ही ऊष्म वर्ण जो होते हैं वह ऊष्म वर्ण भी आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं। ये कुछ सवर्ण संज्ञा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनको हमने देखा। अब इसमें से परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है? तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वह 2 वर्ण दे दिए जाते हैं, जैसे कि दे दिया गया क और दिया च। आपस में सवर्ण संज्ञक है या नहीं? तो आपस में देखिए, इसका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है, इसका उच्चारण स्थान है वह तालु है। तो ये उच्चारण स्थान का अलग है, इसलिए आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं है। जैसे कि पूछ लिया गया, वह पूछा गया कि क और द आपस में सवर्ण संज्ञक है या नहीं? त थ द, तो त और द इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतुलसानाम दंत। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और इनका प्रयत्न क्या होगा? आभ्यंतर प्रयत्न, स्पष्ट प्रयत्न, स्पर्शानाम। इनका जो प्रयत्न होगा वह होगा स्पष्ट, इसलिए ये आपस में सवर्ण संज्ञक कहे गए हैं। फिर देखें कि अ और है क, क्या ये दोनों सवर्ण संज्ञक है या नहीं है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, क का उच्चारण स्थान कंठ है, अ का उच्चारण आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत है, क का जो प्रयत्न है वह स्पष्ट है। दोनों का प्रयत्न समान नहीं होने के कारण ये आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं कहेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये जो था वह हमने सवर्ण संज्ञा जो थी उसको हमने पढ़ा कि सवर्ण संज्ञा किन किन वर्णों की होती है, और री और री जो है वह आपस में सवर्ण संज्ञक कहे गए हैं। अब आगे अपन जो पढ़ते हैं वह संज्ञा है संयोग संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? संयोग संज्ञा। और संयोग संज्ञा जो है वह उसका विधायक सूत्र है, वह है हलोनंतरा संयोग। हलोनंतरा संयोग।
ये जो है वह संयोग संज्ञा जो है, उस संयोग संज्ञा का विधायक सूत्र है कि ये जो सूत्र है वह हलोक संयोग संज्ञा को करता है। हलोक संयोग संज्ञा कहां होती है? तो अजभी अवहिता अर्थात स्वरों के व्यवधान से रहित, स्वरों के व्यवधान से रहित रहित जो हल वर्ण है, हल का मतलब होता है व्यंजन, तो व्यंजन हल वर्ण है उनकी संयोग संज्ञा होती है। उनकी क्या होता है? उनकी संयोग संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति को देखिएगा आप, देखते हैं वृत्ति को। अज भी अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञः स्यात्। अर्थात जब अज भी अचो का व्यवधान, अव्यवहिता अचो के व्यवधान से रहित जो हल हैं, उन हलों की जो संज्ञा होगी वह कौन सी संज्ञा होगी? तो संयोग संज्ञा होती है। उनकी कौन सी संज्ञा होगी? तो उनकी जो संज्ञा होगी वह संयोग संज्ञा होगी। और संयोग संज्ञा जो है वह किनकी होती है? यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो संयोग जो संज्ञा है वह हलों की होती है, न कि स्वरों की। जब स्वरों के व्यवधान से रहित जो हल होते हैं उन हलों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे कि शब्द में लिखता हूं, वह लिखता हूं इंद्र। क्या लिखा है? इंद्र। अब इस इंद्र शब्द में जो न है, उस न में स्वर नहीं मिला हुआ है, और इसके बाद जो वर्ण आता है वह आता है द। क्या आता है? द। तो ये जो न और द, इन दोनों के बीच में कोई भी स्वरों का व्यवधान नहीं है। स्वरों का व्यवधान, स्वरों का व्यवधान नहीं है। इसलिए जो इंद्र शब्द है, उस इंद्र शब्द की क्या हुई? कौन सी संज्ञा हुई? तो संयोग संज्ञा होती है। इसके अलावा और शब्द देखते हैं। जैसे देखें अपन, शब्द देखते हैं संधि। शब्द देखते हैं संधि। अब संधि शब्द में हलंत न है। क्या है? न है, उसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है। इसके बाद जो अगला वर्ण है वह आधा ध है। क्या है? आधा ध है। तो इन दोनों के बीच में जो है वह भी स्वरों का व्यवधान नहीं है। तो स्वरों का व्यवधान नहीं होने के कारण इन दोनों के बीच में जो संज्ञा हुई है वह कौन सी हुई है? तो इसमें जो संज्ञा हुई है वह संयोग संज्ञा हुई है। एक शब्द और देखें, जैसे कि अग्नि। क्या देखें? अग्नि। शब्द देखते हैं, वह देखते हैं अग्नि। ठीक है। अब अग्नि शब्द जो है, अब अग्नि में जो है आधा ग है। क्या है? इसमें ग हलंत है। इस ग में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है, और अगला जो वर्ण है वह न है। तो इस न और ग, इन दोनों वर्णों के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं होने के कारण इनकी जो संज्ञा जो होगी वह संयोग संज्ञा होगी। अंबुज शब्द है, अंबुज शब्द है अम्बुज। ठीक है। अब यहां पर हलंत म है, यहां पर ब है। म और ब, इन दोनों के वर्णों की, म और ब, इन दोनों के बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं होने के कारण कौन सी संज्ञा हुई? तो यहां पर भी जो संज्ञा होती है वह कौन सी संज्ञा हुई? तो यहां पर ये जो है वह संयोग संज्ञा हुई। ध्यान रखना, शब्द परीक्षा में यह पूछ लिया जाए, जैसे अंबुद, अंबुद इत्यत्र संयोग संज्ञक वर्ण अस्ति। इसमें संयोग संज्ञक वर्ण कौन से हैं? तो म और
वह जो वर्ण है वह संयोग संज्ञक वर्ण है। और संयोग संज्ञक शब्द कौन सा है? जैसे ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में संयोग संज्ञा हुई है, क्या पूछ लिया जाए? संयोग संज्ञा किसकी हुई है? पहला शब्द पूछ ले, ए है रमेश, व जो है वह है गणेश, तीन जो है वह पूछ ले रत्न, चौथा डी ऑप्शन है वह है राकेश। अब इसमें पूछ ले कि संयोग संज्ञा किसकी हुई है, कौन से शब्द ऐसा है जिसमें संयोग संज्ञा हुई है? तो रत्न जो शब्द है उसमें संयोग संज्ञा हुई है, क्योंकि इसमें त जो है उसमें और न इन दोनों के बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं है, इसलिए यहां पर संयोग संज्ञा जो है वह हुई है। ठीक है, ये हो गया, संयोग संज्ञा हो गई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, वह पढ़ते हैं कौन सी संज्ञा पढ़ते हैं? तो संहिता संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? संहिता संज्ञा किसकी होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो संहिता संज्ञा किसकी होती है? तो परः सन्निकर्ष संहिता। क्या कहा गया है? परः सन्निकर्ष परः सन्निकर्ष संहिता, यह चीज कहा गया है। अर्थात वर्णों का जब अतिशय साम्यता प्रदर्शित होती है और वहां पर जो संज्ञा होगी वह संहिता संज्ञा कहलाती है। वर्णानाम अतिशयित, इसकी वृत्ति देखते हैं। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। ये वृत्ति जो है उसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है वृत्तियों में से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो वर्णों का जब अतिशय साम्यता होने पर जो संज्ञा होती है वह संहिता संज्ञा होती है, और इस संहिता को ही दूसरा जो नाम है वह कहते हैं संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। संधि कहां पर होती है? तो वर्णों की जहां पर अतिशय साम्यता समीपता को दिखाया जाता है, समीपता को जहां समीपता लिए हुए जहां पर वर्ण होते हैं वहां पर जो ये संज्ञा होती है वह संहिता संज्ञा होती है। अब ये जो संहिता संज्ञा है, जैसे राम प्लस अयन, यहां पर अ और अ दोनों वर्णों में सन्निधि है, मतलब समीपता है, तो ये दोनों मिलकर के सवर्ण दीर्घ होकर के जो संधि शब्द बनता है वह बनता है रामायण। देव प्लस आलय, यहां पर अ और आ इन दोनों में भी अतिशय बहुत समीपता है, जिसके कारण ये सवर्ण दीर्घ होकर के जो शब्द बनता है वह बनता है देवालय। ठीक है, तो ये जो है वह संहिता संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है पर सन्निकर्ष संहिता। वर्णों का अतिशय जहां पर समीपता होती है वहां पर जो संज्ञा होगी वह संहिता संज्ञा कहलाती है, और इसका ही अपर नाम जो है वह संधि कही जाती है। और ये कहां पर होती है? तो संहितेक पदी नित्या, कहा गया है संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो, नित्या धातुपसर्गयो, संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्य समासे वाक्येतु।
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। अर्थात ये कहा जा रहा है कि जो संहिता है, जो संधि है, वह कहाँ नित्य होगी और कहाँ अनित्य होगी। संधि जो दो प्रकार की, नित्य संधि, अनित्य संधि। तो नित्य संधि कहाँ होगी, नियम से संधि कहाँ होगी, और अनित्य मतलब कहाँ पर विवक्षा को, मतलब हमारी मर्जी के अनुसार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ऐसा चीज कहाँ होगी। तो संहितेक पदे नित्या, जो संहिता है वह पदों के अंदर नित्य होगी, धातु और उपसर्ग जो है वहां पर नित्य होगी, और समास जो है वहां पर नित्य होगी। ये जो है, जो संहिता है वह वहां पर नित्य होगी। जैसे कि अपन देखते हैं अनु प्लस अय, पद की बात करें, अनु प्लस अयह, तो यहां पर जो ये संहिता है, संधि है, वह नियम से होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको एज इट इज लिख लें और इसको संहिता होने के बाद, संधि होने के बाद ये जो शब्द बनता है वह अन्वय बनता है, और पदों के अंदर जो संहिता है वह नियम से होगी। धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में भी जो है वह, जो ये संहिता है वह नियम से होगी। और इसका उदाहरण जो है वह है नी और अवसत, नी और इसका जो रूप बनेगा वह बनेगा न्यवसत। तो ये भी नियम से होगी। और समास जो है उसमें भी नित्य करनी ही है, लेकिन वाक्य जो है उस वाक्य में हम हमारी विवक्षा के अनुसार हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो हम नहीं भी करें। मतलब उसके दोनों रूप लिख सकते हैं, वाक्यों को बिना संधि किए हुए भी लिख सकते हैं या फिर संधि से युक्त भी कर सकते हैं। इसलिए संहिता जो है वह पद, धातु, उपसर्ग और समास में नित्य होती है, और वाक्यों में वह विवक्षा की अपेक्षा को रखने वाली होती है। तो इस प्रकार से ये जो है वह हमने संहिता को पढ़ा। अब जो है वह पढ़ते हैं पद संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? पद संज्ञा। पद संज्ञा किसकी होती है उसको देखते हैं अपन। तो इसके लिए सूत्र दिया गया है सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम अर्थात सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञः स्यात्। की वृत्ति है कि बंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। अर्थात सुबंत और जो तिगंत है उनकी जो संज्ञा होगी वह पद संज्ञा होती है। क्या होती है? पद संज्ञा होती है। और अपदम न प्रयुंजित, अर्थात संस्कृत भाषा में बिना पद संज्ञा किए हुए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सुबंत और तिगंत ये दोनों चीजें क्या है? तो सुबंत जो होते हैं जो शब्दों के साथ में लगते हैं, ठीक है, शब्दों के साथ जो प्रत्यय लग करके शब्द बनते हैं वह सुबंत, और तिगंत प्रत्ययों के लगने के बाद जो शब्द बनते हैं वह तिगंत। तो सुबंत जो प्रत्यय हैं वह है 21 है। कितने हैं? 21 है। और तिगंत प्रत्यय है वह 9 तो परस्मय पदी, और 9 जो है वह आत्मनेपद में। और इनकी तिगंत प्रत्ययों की टोटल जो संख्या है वह है 18। अर्थात सुबंत 21 प्रत्यय और तिगंत प्रत्यय जो 18 हैं, उनके साथ में मिले हुए जो शब्द हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उनकी जो संज्ञा होगी वह पद संज्ञा होती है। अब सुबंत जो 21 प्रत्यय है वह कौन से हैं? तो सु ओ जस, सु औ जस, अम ओक्षस,
अम ओट्सस ताभ्याम भीस ताभ्याम भीस केभ्याम भ्यस केभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गस ओस आम की ओस सुप की ओस सुप। ये जो है ये तो हो गए वह 21, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 या 21। ये 21 जो प्रत्यय हैं वह तो कहलाते हैं सुबंध। क्या कहलाते हैं? सुबंध। और टिप तस्जी सिप थस्थ मिप मस वस क अथम झ खास अथम द्वम इड वही महिम, ये जो है वह तिगंत प्रत्यय कहलाते हैं और वो उनकी संख्या 18 है। तो इन प्रत्ययों के साथ में ही जो है वह पद है उनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। बिना पद संज्ञा के वाक्यों शब्दों का प्रयोग वाक्यों में नहीं किया जाता है। जैसे कि यहां पर लिखे कि राम, अब ये राम शब्द है, इस राम शब्द में जो है वह प्रत्यय सुबंध प्रत्यय नहीं मिला हुआ है, तो इसकी जो है वह पद संज्ञा नहीं होगी, पद संज्ञा नहीं होगी। और जैसे ही इसकी पद संज्ञा नहीं होगी तो इसका संस्कृत में वाक्यों में प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस राम शब्द के अनुसार साथ में सु प्रत्यय मिलता है, अनुबंध लोप आदि के बाद इसका विसर्ग होता है और ये शब्द बन जाता है रामः। और ये रामः जो शब्द है ये जो है वह पद संज्ञा को प्राप्त है, क्योंकि इसके अंदर सुबंत प्रत्यय को प्रयोग करके इसको पद बना दिया गया है। ठीक है, तो सुबंत और तिगंत जो हैं इन प्रत्ययों से जो युक्त पद हैं, जो शब्द हैं उनकी पद संज्ञा होती है और उसका जो विधायक सूत्र है वह सुप तिगंतम पदम, ये जो है वह पद संज्ञा सूत्र है। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से हमने संहिता, संहिता, इसके बाद जो है वह पढ़ा सवर्ण संज्ञा और इसके बाद हमने पढ़ा वह पढ़ा पद संज्ञा, और इन सारी चीजों को हमने आज की क्लास के माध्यम से देखा। अगली क्लास के माध्यम से हम फिर आगे के जो संज्ञा प्रकरण के जो टॉपिक शेष हैं उनको पढ़ेंगे। आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखिएगा और इसके जो नोट्स हैं उसको भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला जब अपना नेक्स्ट जब यूनिट टेस्ट होगा उसमें इनसे संबंधित सारे प्रश्नों पर पूछा जाएगा। धन्यवाद।